बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में 5 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिमरी, बख्तियारपुर, बेलहर, किशनगंज, नाथनगर और दरौंदा विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई है। 5 सीटों पर 21 अक्टूबर को मतदान होगा। 24 अक्टूबर को नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है उनके मार्फत 5 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है, जिसमें सिमरी, बख्तियारपुर, बेलहर, किशनगंज, नाथनगर और दरौंदा विधानसभा उपचुनाव होने हैं। 5 सीटों पर 21 अक्टूबर को मतदान होगा। 24 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान हो जाएगा। और एक और बड़ी खबर कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। हरियाणा और महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को मतदान और 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। और ऐलान के साथ ही, तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू कर दी गई है। तो महाराष्ट्र हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होंगे। पढ़ रहा हूं, अरुणाचल 1, असेंबली असम 4 यानी 4, बिहार 5 यानी 5, छत्तीसगढ़ 1 यानी 1, गुजरात 4 यानी 4, हिमाचल प्रदेश 2, कर्नाटका 15, केरला 5, मध्य प्रदेश 1, मेघालय 1, उड़ीसा 1, पुडुचेरी 1, पंजाब 4, राजस्थान 2, सिक्किम 3। शेड्यूल फॉर बाई इलेक्शंस, नोटिफिकेशन 23/9, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस 30/9। I am issue of notification 23rd September. Last date of nominations 30th September. Scrutiny of nominations 1st October. Last date of withdrawal of candidature 3rd October. Date of poll 21st October. Same date. Date of counting 24th October. Same date. और दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमितेश, उनसे बात करते हैं। दिल्ली, अमितेश, जो चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है, तारीखों का ऐलान किया है, इसमें एक चरण में इलेक्शन कराने की बात कही गई है। तो किस तरीके से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, सारी बातें उन्होंने बताई है। लेकिन जो सीटें हैं, अगर हम महाराष्ट्र की सीटों की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ी संख्या है सीटों की, और ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी होगी। तो किस तरीके से इसे किया जाना है? जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग ने जिस तरह से ऐलान कर दिया है, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान किया है, निश्चित रूप से पूरी तैयारी की गई है। पूरी इसके लिए रिहर्सल किया गया है। पहले तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई, वहाँ के लोगों से बात की गई, वहाँ के अधिकारियों से बात की गई। इसके अलावा वहाँ के जो चुनाव अधिकारी हैं हर स्टेट के, उनसे बात की। उसके बाद सोच समझकर इस तारीख का ऐलान किया गया है। खासतौर से अगर दूसरी तरफ हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी जो बाई इलेक्शन होने थे, 5 विधानसभा चुनाव, 5 जगहों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। इसके अलावा जो समस्तीपुर लोकसभा की सीट खाली हुई थी रामचंद्र पासवान के निधन के चलते, तो वहां पे भी 21 अक्टूबर को चुनाव होगा और 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। इसके लिए 23 सितंबर को अधिसूचना जारी हो जाएगी और नॉमिनेशन की तारीख 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की होगी। तो बिहार में भी एक तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा में जहाँ तक विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, उसके साथ साथ बिहार में भी जो एक जगह पर समस्तीपुर में लोकसभा का उपचुनाव होना है और इसके अलावा जो 5 जगहों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, उसके लिए भी एक तरह से आज जो ऐलान हुआ है उसके बाद से चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और सियासी तापमान बिहार का भी काफी आगे बढ़ेगा। क्योंकि दोनों ही दलों की बात करें, चाहे बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, जो एक तरफ जो एनडीए का गठबंधन है, दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस समेत जो महागठबंधन है, दोनों ही तरफ खींचतान जारी है सीटों को लेकर के। अगले 2020 में जो विधानसभा चुनाव होना है बिहार में, उस पर किसकी दावेदारी कितनी ज्यादा होगी, उन
तमाम चीजों को लेकर के दोनों ही गठबंधन के बीच में दलों में आपस में खींचतान चल रही है। तो एक तरह से फिर से बिहार का सियासी तापमान बढ़ने वाला है बाई इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल अमितेश, और एक बात और भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक चरण में ही इलेक्शन को कराने की बात कही जा रही है, क्या ये न्यू प्लान कहा जा सकता है? क्योंकि इससे पहले जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, नीतीश कुमार ने परिणामों के बाद ये बातें कही थी कि चरण कम होने चाहिए, समय की बर्बादी कम हो। इस पर प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। तो क्या उस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन अब धीरे धीरे जो चरणों की संख्या है वो घटाता जा रहा है, क्योंकि अभी झारखंड में भी इलेक्शन होने हैं? देखिए, निश्चित रूप से तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, इसके अलावा नीतीश कुमार की तरफ से ये सुझाव आए थे। तमाम सुझावों को भी ध्यान में रखा जा रहा है और पॉलिटिकल पार्टी से जो सुझाव आ रहे हैं कि ज्यादा लंबे चरण में चुनाव नहीं होना चाहिए, उन तमाम बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन क्योंकि लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात होती है। उसके साथ कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी हो रहा था, इसमें अगर आंध्र प्रदेश की बात करें या और बाकी भी उड़ीसा की बात करें, इस तरह से, तो इसलिए चुनाव आयोग की तरफ से ज्यादा चरणों में चुनाव कराए गए थे। लेकिन अभी दो ही राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, महाराष्ट्र में और हरियाणा में। इसके हिसाब से देखा जाए तो तमाम तैयारियां ज्यादा बेहतर की जा सकी हैं और इसलिए चरणों की संख्या कम की जा रही है। तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी हो रही है और जिस तरह चरणों की संख्या कम की जा रही है, हो सकता है इसका एक रिफ्लेक्शन आने वाले दिनों में भी दिखे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, हमसे बातचीत के लिए। इसका रिफ्लेक्शन दिख सकता है झारखंड के इलेक्शन में, क्योंकि जो महाराष्ट्र के इलेक्शन की बात चुनाव आयोग ने कही है, एक चरण में वहां पर इलेक्शन होने वाला है और ऐसे में बिल्कुल इसे माना जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने इन बातों का ध्यान रखा है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अगर ये चाहती हैं कि समय की बर्बादी कम हो, परेशानी कम हो, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि फेजेस कम कर दिए जाएं और इसकी शुरुआत कर दी गई है। और जो आज इलेक्शन कमीशन ने 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की है, उसमें साफ तौर पर इस बात की मुहर लगती दिखती है। हालांकि आगे आने वाले जो झारखंड के असेंबली इलेक्शन है यानी राज्यों के इलेक्शन है, उसमें किस तरीके से चुनाव आयोग प्लानिंग करता है, ये देखना अहम होगा। और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने बयान पर वो कायम है कि नीतीश चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ आएंगे। दिल्ली में रघुवंश प्रसाद सिंह ने न्यूज 18 संवाददाता से खास बातचीत में तेजस्वी के उस बयान को नॉन पॉलिटिकल बताया, जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि महागठबंधन में नीतीश की नो एंट्री है। विपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री है एक तरह से साथ में आने के लिए। ये किस तरह से देखते हैं इस बयान को? मैं नहीं जानता हूं कि नो एंट्री का दरखास्त इनके पास आया है जो वो खारिज कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। मेरा या कोई भी लोग का लक्ष्य है कि भाजपा को पराजित किया जाए, हराया जाए। तो जब तक गैर भाजपा दल सब लोग एकजुट नहीं होंगे, हराने में आशंका ही बनी रहेगी। तो वो हम लोग देख रहे हैं। अब के आवे या के नहीं आवे, इसमें चॉइस है क्या? कोई दरखास्त दिया है, कोई कहा है जो हम मानना चाहते हैं, आ रहे हैं, तो बोल रहा है जो अटूट है गठबंधन। इसलिए वो बिना दरखास्त के खारिज करना। लेकिन इस पर जो बयान देना वही बिना दरखास्त, अभी दरखास्त कुछ है नहीं लेकिन खारिज कर देना, इस तरह के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? बयान ऐसा अभी हम काहे के लिए देखने जाए, लेकिन ये नॉन पॉलिटिकल बयान लगता है। नीतीश कुमार के 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। इशारों में बीजेपी नेताओं पर निशाना साधने वाले बयान पर भी तेजस्वी ने प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अभी स्वार्थ की वजह से बीजेपी को छोड़ नहीं रहे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया है कि उनकी भाषा आपत्तिजनक है। क्या कहा कि चुनाव बाद जो है बीजेपी नेताओं जो कुछ जो बोल रहे हैं उनको चुनाव के बाद देखेंगे, तो चुनाव के पहले क्यों नहीं देख रहे हैं? चुनाव के बाद देखना यानी स्वार्थ में अपने जो है चुनाव के बाद देखिएगा, पहले आप देख लीजिए। अगर आपको अपने ही इतने काम पे भरोसा है तो आप जो है अकेले चुनाव लड़ लीजिए ना, कौन मना किया? कोई घिचपिच नहीं होगा। लेकिन इस तरह का भाषा मुख्यमंत्री का बोलना, घिचपिच, अंड भंड संड, ये कौन करता है? तो लालू के लाल के दिन इन दिनों वाकई अच्छे नहीं चल रहे। तेजस्वी की बात हम नहीं कर रहे, तेज प्रताप की बात कर रहे हैं, जिन्हें अब पार्टी के बैनर और पोस्टर्स में भी जगह नहीं मिल पा रही।
एक तरफ तेजस्वी धुआंधार बैठकें किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ तेज प्रताप हैं, जिन्हें बैठक में शामिल करना तो दूर, पार्टी के बैनर पोस्टर्स में भी जगह नहीं मिल रही है। पार्टी के दूसरे नेता भी तेज प्रताप को भाव नहीं दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी में कोई उन्हें तवज्जो देने को तैयार भी नहीं है। बाहर है हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता हम लोगों ने बनाया है, और हर व्यक्ति नेता नहीं होता, फोटो उसी का होता है जो नेता होता है पार्टी का। लालू के दो लाल हैं, लेकिन राजनीति में हमेशा तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप पर भारी रहे हैं। आरजेडी के नेता भी मान चुके हैं कि तेजस्वी ही लालू की सियासत के वारिस हैं। यही कारण है तेज प्रताप को आरजेडी ने वो सम्मान नहीं दिया जो तेजस्वी को मिलता है। दो भाइयों के बीच जब बात सम्मान की आती है तो विरोधी तेज प्रताप को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कम पढ़ा लिखे के बावजूद जबरदस्ती वो सत्ता में आ गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। उनको खतरा अब तेज प्रताप से ही तेजस्वी को लग रहा है, इसलिए तेज प्रताप को पोस्टर से हटा रहे हैं, बैनर से हटा रहे हैं, उनको मीडिया से हटाने का काम कर रहे हैं। सियासत ही नई सृष्टि की दस्तूर है, जो ताकतवर होगा उसकी चलेगी। तेज प्रताप का मामला भी इससे उलट नहीं है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और झारखंड विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 6 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी है। लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि 6 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर उनकी पार्टी की बीजेपी से बातचीत चल रही है और उन्हें इस पर जल्द फैसले की उम्मीद भी है। और इसके साथ ही चिराग पासवान ने विकास को चुनाव का एजेंडा बताते हुए धारा 370 और पाक अधिकृत कश्मीर को भी भारत में मिलाने को चुनाव में प्रासंगिक मुद्दा करार दिया। साथ ही एनआरसी पर अभी अपने विचार रखे। और एलजेपी सांसद चिराग पासवान से खास बातचीत की हमारे सहयोगी दिवाकर तिवारी ने। आप लगातार कहते हैं कि आप एनडीए में हैं, एनडीए के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपकी इस बाबत कोई बातचीत हुई है? आप कितनी सीटों पर आखिरकार लड़ेंगे? और अभी बातचीत हुई है तो इन 6 सीटों पे जो दावेदारी है उसको लेकर फाइनल बातचीत हो चुकी है? देखिए, जब से झारखंड बिहार का हिस्सा था तब भी और अलग होने के बाद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी का एक बड़ा जनाधार झारखंड के प्रदेश में भी रहा है। और पिछली बार भी हम लोगों ने गठबंधन के तहत एक सीट पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। इन सीटों को चयनित करने के 2 बहुत बड़े पैमाने थे। एक, गठबंधन धर्म की मर्यादा को पूरी तरीके से निभाते हुए हम लोगों ने कोई भी ऐसी सिटिंग सीट हम लोगों ने अपने गठबंधन के सबसे बड़े घटक भारतीय जनता पार्टी की कोई भी ऐसी सिटिंग सीट को हम लोगों ने चयनित नहीं किया। और दूसरी ऐसी सीटों को हम लोगों ने चयनित किया जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन और जनाधार दोनों हम लोगों का मजबूत रहा। वही पैमाना बना हम लोग का इन सीटों को चयनित करने का। और मैंने लिखित रूप में भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, सबको मैंने लिखित रूप में भी इन सीटों की मैंने जानकारी दी है कि हम लोग गठबंधन के तहत इन सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहरहाल आगे दिखाएंगे।